गुड मॉर्निंग। आज का SPS ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान लेसन 1 का रासायनिक क्रिया एवं समीकरण फर्स्ट लेसन के बारे में जो है पढ़ेंगे, जिसमें से कल मैंने कुछ तथ्यों के बारे में बताया था कि इस प्रकृति के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वह पदार्थों में समय समय पर कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तन दो तरह के होते हैं, पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में मैंने बोला था कि पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जो पदार्थों के रंग, रूप, रचना, अवस्था में केवल परिवर्तन होते हैं, उनके अणु संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे को गर्म कर लाल तप्त बनाना भौतिक परिवर्तन, ठोस पदार्थों को पिघला करके द्रव में बदलना भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तनों को हमने उदाहरण दिया था। दूसरा रासायनिक परिवर्तन अर्थात पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जो पदार्थों के भौतिक स्वरूप के साथ साथ उसके अणु संगठन में बदलाव आ जाता है, ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यह जिस कारक के द्वारा होता है उस कारक को हटा लेने के बाद भी वो मूल स्थिति में नहीं आता। जैसे दूध से दही का बनना, कागज का जलना इत्यादि उदाहरण मैंने कर दिया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। इन तथ्यों के बारे में हम जानकारी दिए थे। आज हम लोग उससे आगे वाला प्रोसेस के बारे में चलेंगे जो हम लोगों का है रासायनिक समीकरण का अधिक सूचनात्मक बनाना। अधिक सूचनात्मक का मतलब होता है कि हम समीकरणों के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड करें कि आसानी से उस तथ्यों को, उस रासायनिक क्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। इसके लिए हम रासायनिक समीकरणों में निम्न प्रकार से सुधार करते हैं। पहला सुधार है कि जो भी अभिकारक होते हैं उस अभिकारक में कौन सी भौतिक अवस्थाएं में है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस है या वह जलीय विलयन है। ऐसे यह अवस्थाओं को दर्शाने के लिए उसमें हम उसके अभिकारकों या उत्पादों के नीचे वो लिखते जाते हैं। जैसे CaCO3 यह सॉलिड अवस्था में होता है, इसलिए इसके नीचे लिख देंगे यस। अब इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा क्या, CaO + CO2। यह भी आपका सॉलिड अवस्था में ही होगा, लेकिन CO2 जो होगा गैस अवस्था में होगा, इसलिए इसको इसके नीचे हम G लिखेंगे। अतः सॉलिड को जो है यस से दर्शाएंगे, लिक्विड को जो है यल से दर्शाएंगे, गैसियस को जो है G से दर्शाएंगे, और ये जलीय विलयन जो होता है, वाटर सॉल्यूशन जो होता है, उस वाटर सॉल्यूशन को जो है हम लोग ये एक्वा से दर्शाते हैं, AQ। ऐसे दर्शा करके उसकी भौतिक अवस्था को हम ये सूचनात्मक रूप बनाने का कार्य करते हैं। जैसे मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, ठोस अवस्था, इसलिए क्या लिखेंगे नीचे यस। CaO बना इससे नीचे क्या लिखेंगे यस, क्योंकि यह भी सॉलिड अवस्था में है। जबकि CO2
ये गैसीय अवस्था में है, इसलिए इसके नीचे हम लिखेंगे G। ऐसे हम इन अभिकारकों के, उत्पादों के भौतिक अवस्थाओं को सूचनात्मक रूप में बना करके स्पष्ट कर लेंगे कि अब क्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक ठोस है कि द्रव है कि गैस है। इसकी पूरी जानकारी हमको जो है ये मिल जाती है। दूसरा इसका अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ बनते हैं वह किस रूप में अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप मतलब मान लीजिए A प्लस B क्रिया किया, AB बना। अब AB जो है इसमें बनने वाले जो पदार्थ है उस पात्र के अंदर नीचे तली में बैठ जाते हैं या गैसीय अवस्था में वे वाष्प होकर के ऊपर निकल जाते हैं। तो उसको दर्शाने के लिए हम एरो का ये जो है प्रयोग करते हैं। मान लीजिए वाष्प के रूप में होगा, गैसीय रूप में होगा तो ऊपर तीर लगाएंगे। सपोज यदि ये जो है आपका अवक्षेप इस विलयन के अंदर नीचे जो है अवक्षेप के रूप में ये बैठ जाता है तो इसको हम नीचे तीर लगाएंगे। ऐसे तीर के द्वारा उसके अवक्षेपों को दर्शा सकते हैं। गैसीय अवस्था को ऊपर के तरफ तीर लगा करके और नीचे बैठे हुए अवक्षेपों को जो है ये नीचे के तरफ जो है लगा करके दर्शा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो है एक और उदाहरण दे रहा हूं। Mg प्लस H2SO4 इजिकल टू Mg किस अवस्था में, यहाँ सॉलिड, H2SO4 किस अवस्था में, एक्वा, यहाँ जो लिक्विड फॉर्म जलीय विलयन में है। तो ये बनेगा क्या, MgSO4 प्लस H2। तो H2 जो है ऊपर गैसीय अवस्था में जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम ऊपर के तरफ तीर लगा देंगे। और ये जो है मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये जलीय विलयन में है, इसलिए यहाँ पर हम एक्वा लिख देंगे। ऐसे ये हम समीकरणों को समझ सकते हैं कि ये सॉलिड रूप में है, ये जलीय विलयन के रूप में है, ये जलीय विलयन के रूप में है, या गैसीय अवस्था में है। ये गैसीय अवस्था को जो है हम ऊपर के तरफ तीर लगा करके जो है ये दर्शा सकते हैं। अगला तीसरा है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया किस दाब पर ये पूरी हो रही है, उस दाब को प्रकट करने के लिए उसके एरो के ऊपर उस दाब का मान या सांद्रता को जो है या उसके उत्प्रेरक को जो है लिख देते हैं। जैसे N2 प्लस 3H2 इजिकल टू 2NH3। इसमें जो है नाइट्रोजन किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में है, 2NH3 ये भी गैसीय अवस्था में है। ऐसे भी लिख सकते हैं या करके या ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये नाइट्रोजन गैस से, हाइड्रोजन गैस से जो अमोनिया बन रही है वह अमोनिया किस कारक की उपस्थिति में ये पूर्ण हो रही है, इसलिए इसको दर्शाने के लिए इसमें हम लोग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब और लगभग 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर या 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर या निकिल चूर्ण की उपस्थिति में, यहाँ पर लिख देंगे या निकिल की चूर्ण की उपस्थिति में यह नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया गैस जो है बनाता है। इसको हैबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण करने के बारे में हम जानते हैं। अतः ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन 200 वायुमंडलीय ताप पर 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर लौह चूर्ण के उत्प्रेरक की उपस्थिति में
ये अमोनिया गैस का निर्माण करती है। इसलिए ऐसे कर देने से, ऐसे लिख देने से उस समीकरण की सूचनात्मक वैल्यू जो है अधिक बढ़ जाती है कि ये 200 वायु डिग्री ताप पर हो रही है, 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो रही है और लौह चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह क्रिया जो है ये पूरी हो रही है। अगला चौथा पॉइंट आपका होगा, जब कोई प्रक्रिया किसी ताप के द्वारा जो है पूरी हो रही है, उस तापांतर को दर्शाने के लिए उसमें ऊपर की तरफ एरो का चिन्ह लगा देते हैं। सॉरी, ये त्रिभुज का, छोटा त्रिभुज का चिन्ह लगा देते हैं, जैसे CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। इसका मतलब क्या है कि संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट को अधिक ताप पर गर्म करने पर यह CaO काली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है। किसके द्वारा यह टूट रहा है या बन रहा है, इसको हम लोग ये तापांतर के द्वारा हो रहा है, इस तापांतर को एक छोटे त्रिभुज के द्वारा जो है दर्शा देंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये रासायनिक क्रिया ताप के प्रभाव से ही ये पूरी हो रही है। इसलिए यह छोटा सा त्रिभुज लगा देने से इसकी यह है सूचनात्मक प्रभाव जो है बढ़ जाता है। अगला इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि किसी रासायनिक क्रिया के द्वारा ये जो है ऊष्मा निकल रही है या ऊष्मा ले रही है, अवशोषित कर रही है, इसकी सूचना को प्राप्त करने के लिए हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं और लिखने के बाद से जो उत्पाद बनते हैं उस उत्पाद के बाद जलीय क्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है तो हम प्लस चिन्ह के साथ ऊष्मीय मान को जो है लिख देते हैं, और यदि वह ऊष्मा लेती है वायु तो उस ऊष्मा लेने के लिए C प्लस S2 इक्वल टू CH2 को यह ऋण चिन्ह के साथ किलो कैलोरी ये जो है ऋण चिन्ह के साथ उसको हम दर्शा सकते हैं। एक बार और पांचवा पॉइंट में कि कोई रासायनिक क्रिया को पूरा होने पर या क्रिया के दौरान उसमें से ऊष्मा निकल रही है या ऊष्मा ले रही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्पाद के बाद निकलने वाले ऊष्मीय मान को प्लस चिन्ह के साथ उसका कैलोरी मान या ऊष्मीय मान को लिखते हैं। यदि ऊष्मा वो ले रही है तो ऋण चिन्ह के साथ इस ऊष्मीय मान को हम लोग लिखते हैं। ऐसे ऊष्मीय मान के द्वारा हम स्पष्ट कर लेते हैं कि ये रासायनिक क्रिया ऊष्माक्षेपी है अथवा ऊष्माशोषी है। इससे हम लोग की जो है जानकारी प्राप्त हो जाती है। छठवां पॉइंट है आपका रिवर्सिबल अथवा अनरिवर्सिबल अर्थात उत्क्रमणीय क्रिया या अनुत्क्रमणीय क्रिया। उत्क्रमणीय क्रिया उसको कहते हैं कि ऐसे रासायनिक क्रिया जो अभिकारक से उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद को पुनः उसके कारक को हटा ले तो अपने पूर्ववत अभिकारक के रूप में जो है स्थिति में आ जाते हैं। तो दोनों दिशा में जब होने लगते हैं तो इस रासायनिक क्रिया को हम लोग जो है उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। जैसे NH3 प्लस HCl इज इक्वल टू NH4Cl। इसको हमने ठंडा किया तो क्या बन गया, NH4Cl नवसाधक बन गया। अब पुनः नवसाधक को हमने गर्म किया, इसको नीचे लिख दे रहा हूं, गर्म किया, इसको लिख दे रहा हूं ठंडा किया। तो गर्म किया तो पुनः ये नवसाधक जो है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में टूट जाएगा।
अतः अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों दिशाओं में हो रही है, इसलिए इसको हम रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। दूसरा अनुत्क्रमणीय क्रिया अर्थात ऐसे रासायनिक क्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है, जैसे CaCO3 को हम गर्म करें तो CaO प्लस CO2 की वायुमंडल में उड़कर चला जाएगा, वो पुनः जो है इसके साथ मिलेगा नहीं, केवल बचेगा क्या, CaO कड़ी चूना बन जाएगा। इसलिए एक ही दिशा में होगा। ये अभिकारक से उत्पाद तो मिल गया लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग अनुत्क्रमणीय क्रिया यह कहेंगे। ऐसे हम लोग इसको जो है एक तीर के द्वारा दर्शाएंगे और ऊपर वाले को हम दोनों तरफ तीर के द्वारा दर्शाएंगे। इस आधार पर हमने जो है 6 पॉइंट बोला। इस 6 पॉइंट के आधार पर हम रासायनिक प्रक्रिया को अधिक सूचनात्मक जो है बना सकते हैं, जिससे यह प्रक्रिया किस ताप पर, किस दाब पर, किस तरह से हो रही है, इसका पूरा जानकारी जो है यह प्राप्त हो सकता है। इससे हमको उम्मीद है कि आप लोगों को जो है बहुत से तथ्य जो है समझ में आया होगा। आप लोग जो है इसको एक बार और रिवीजन करके जो है देख सकते हैं, और जो कई ऐसी चीजें होगी जो आपको रासायनिक समीकरण दे दिया जाएगा, और रासायनिक समीकरण देने के बाद से आपको पता करना होगा कि किस तरह की रासायनिक क्रिया है। ऐसे आपको जो है ये बार बार प्रैक्टिस करके समझना होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है और रासायनिक समीकरण से क्या हानि है। अक्सर हाँ ये पूछता है। केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। रासायनिक समीकरण के द्वारा किसी पूरी की पूरी रासायनिक प्रक्रिया को जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न महत्व है। पहला महत्व है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा लिख करके नहीं, बल्कि 1 या 2 लाइन के समीकरण के द्वारा उस पूरी अभिक्रिया की जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। पहला लक्ष्य है क्या मैंने बोला कि पूरी रासायनिक अभिक्रिया की प्रक्रिया को ये ज्यादा लिखने के बजाय केवल समीकरण के द्वारा 1 या 2 लाइन में उसको समझ सकते हैं, जिसको समझने में कम समय लगता है और ये जो आसानी से उसको हम लोग जो है जान सकते हैं। पहला। दूसरा है कि रासायनिक प्रक्रिया में कौन अभिकारक है और उससे बनने वाला कौन सा उत्पाद है, उसकी भी जानकारी हमको आसानी से जो है मिल जाती है। किसका किसका? अभिकारक रिएक्टेंट का और उत्पाद की जानकारी तुरंत जो है मिल जाती है कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तीसरा, इस रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं का संगठन की व्याख्या आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तीसरा क्या बोला हूं कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले उन तत्वों या परमाणुओं के समूह का जो संगठन है उसकी भी जानकारी आसानी से जो है मिल जाती है। चौथा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति की भी पता लग जाता है कि किस प्रकृति वाला यह रासायनिक अभिक्रिया है। ये जो है योगात्मक अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यह उष्मीय विघटन है, उष्मीय वियोजन है, एकल वियोजन, ये एकल प्रतिस्थापन है, यह द्विविस्थापन है,
ये सारी प्रकृति जो रासायनिक समीकरण की होती है, वो रासायनिक समीकरण को लिखने से ये आसानी से इसके बारे में जो है पता चल जाता है। अगला, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये जो है प्रयुक्त तरह के निर्मित पदार्थ गैसीय रूप में है, सॉलिड रूप में है, लिक्विड रूप में है, इसको भी यस, यल और जी अथवा एक्यू के रूप में लिख करके जो है हम लोग तुरंत जान सकते हैं कि ये जो है लिक्विड फॉर्म में है कि गैसीय फॉर्म में है कि जो है जलीय विलयन फॉर्म में है। ऐसी जानकारियां हम लोगों को आसानी से मिल जाती है। अगला है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बना हुआ जो गैस होता है, वह गैस जो है लगभग एनटीपी पर एक मोल में इन गैस का आयतन जो है 22.4 लीटर होता है। क्या बोल रहे हैं? एन नॉर्मल, टी टेम्परेचर, पी प्रेशर पर एक मोल में इन गैसों का जो आयतन होता है, गैसों का आयतन होता है, वह आयतन का मान 22.4 लीटर होता है। इस आधार पर जो भी गैस उत्पन्न होते हैं, उन गैसों का आयतन की जानकारी हम लोग आसानी से जो है प्राप्त कर सकते हैं, जिससे यह रासायनिक समीकरण से जो है हम सबको जो है पता चलता है। क्या क्या हमने बताया इसमें? रासायनिक समीकरण का पहला महत्व क्या बोला? कम समय में सभी जानकारियां प्राप्त हो जाती है। दूसरा, अभिकारक और उत्पाद क्या है, उसकी जानकारी जो है मिल जाती है। तीसरा मैं बोला कि अभिकारक में कितने तत्व या अणुभार या परमाणु भार, उत्पाद में कितने अणुभार या परमाणु भार उसमें भाग ले रहे हैं, उसकी जानकारी भी मिल जाती है। चौथा पॉइंट मैंने बोला कि जो है अणुओं के संख्यात्मक द्रव्यमान का अनुपात क्या है, उनके जो है प्रोडक्ट के अपेक्षा उनका अनुपात क्या बन रहा है, इसकी जानकारी मिल जाती है। पांचवा मैंने बोला कि जो है रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है कि वो जो है प्रकृति जो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये योगात्मक है, प्रतिस्थापन है, उसमें वियोजन वाला है या ऑक्सीकरण है, अपचयन है, इन सभी की भी प्रकृति की जानकारी मिलती है। छठवां मैंने बोला आपका कि एनटीपी पर किसी गैस, किसी समीकरण के द्वारा प्राप्त हुआ गैस जो होता है वो कितना मात्रा में है। जैसे कि एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। इस आधार पर जो है यह गैस समीकरण से प्राप्त गैसों का आयतन की जानकारी भी हम लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारियां हम लोग रासायनिक समीकरण से जो है प्राप्त करते हैं। तीसरा, अब इसके बाद है रासायनिक समीकरण से हानि का। ये तो लाभ है, महत्व मैंने बोल दिया। अब हानि का, डिमेरिट क्या है? रासायनिक समीकरण से निम्न डिमेरिट है। पहला डिमेरिट है कि यह रासायनिक अभिक्रिया कितने ताप पर, दाब पर, सांद्रता पर हो रही है, इस ताप, दाब, सांद्रता को मालूम नहीं चलता। पहला डिमेरिट। दूसरा है अभिक्रिया होने के दौरान या ऊष्मा दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है या ऊष्मा दे रहा है, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त जो है नहीं हो पाती। अगला तीसरा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में यह किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में, रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगता है, इसकी भी जानकारी जो है प्राप्त नहीं हो पाती।
चौथा है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया में जो है यह उसकी सांद्रता की भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि कितनी सांद्रता पर वो रासायनिक अभिक्रिया जो है पूरी हो रही है। इस सांद्रता के बारे में भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पांचवा, ये रासायनिक अभिक्रिया किस कारक के द्वारा, ये जो ताप के द्वारा, सांद्रता के द्वारा या सूर्य के प्रकाश के द्वारा उत्पन्न हो रही है, इसकी भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। छठवां है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले की दिशा भी जो है मालूम नहीं होता है कि कब अभिक्रिया जो है यह उत्क्रमणी है अथवा अनुत्क्रमणी है, इसकी भी जानकारी प्राप्त जो है नहीं होती है। ये जो है इसका डीमेरिट, ये इसका डीमेरिट, उत्क्रमणी है या अनुत्क्रमणी है, इसकी भी जानकारी जो है प्राप्त नहीं होती है। इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया का मेरिट और डीमेरिट दोनों महत्व, जैसा कि मैंने बताया, और इसकी हानियां जो मैंने बताया, ये दोनों तरह के जो है इससे आपसे पूछा जाता है। इसे क्वेश्चन के रूप में नोट कर सकते हैं आप लोग कि किसी रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है, क्या हानियां। होमवर्क में ये लिख सकते हैं आप लोग, रासायनिक अभिक्रिया प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, इससे क्या लाभ, वो क्या हानियां। ये क्वेश्चन आपको मैंने अभी बताया है। अब इसके बाद हम लोगों का पैटर्न बदल रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ये पढ़ा जाएगा।